आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर जब हम फोर्स F अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टू अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। हमेशा कैसे काम करेगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करता है? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी होता है। ये किसकी वजह से आता है? ये हमेशा इस वेट की वजह से आएगा, बॉडी के वेट की वजह से, और तभी अपीयर होगा जब मैं इसको कहीं से सपोर्ट दूंगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है? रिएक्शन, ठीक है। कैसा? नॉर्मल। लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसका रिएक्शन है? इस वेट का रिएक्शन है, ओके। इसलिए आर और एम जी क्या मिलेगा? इक्वल और अपोजिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की जा रही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन है? ये है, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे इसको? हमने कहा कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब जब आप एफ फोर्स अप्लाई करोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इस अप्लाइड फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास करेगा? इसके बीच से पास कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा कि आप देखो, अगर ये एफ एस है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी एफ एस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये भी एफ एस हो जाएगा। इसको नॉमिनेट कर देता हूँ मैं, ओ ए बी सी, ठीक। तो जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। तो बेस क्या है? OA। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर FS, यानी कि AB जो है वो क्या है? FS है, और बेस ये OA है, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल OAB में है, ठीक है। तो ट्रायंगल OAB में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो आप यहाँ पर tan थीटा पा जाएंगे इतना, ये, ठीक। तो tan थीटा इक्वल्स टू, ये आप निकाल के लाते हैं। अब आपको पता है, एक बात तो ये आपको पता है, दूसरी बात क्या कि आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इज इक्वल्स टू म्यू एस आर, ठीक। ये tan थीटा इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर, इस फिगर से हमने आपको दिया। दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस, वेयर म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल जाएगा? यहां से एक काम करते हैं आप कि इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 2 से एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू कर दीजिए क्या? म्यू एस। मतलब क्या है ये? आप इक्वेशन 2 अब इसको बना दें, दिस इम्प्लाई एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू एस, इक्वेशन 2 इसको बोल दें। अब इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए tan थीटा इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर है, ठीक है, और एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर, दिस इम्प्लाई एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू एस, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये आपको मिलेगा, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस, ओके। इस तरह से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के लिए काम क्या करना है? एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस एंगल इज अल्फा, ओके। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, एम मास का है, एम मास का ब्लॉक है,
इसका वेट क्या काम करेगा, डाउनवर्ड से एक्टेड होगा अगर m मास का है तो। नॉर्मल रिएक्शन आप इसका ऐसे ही दिखाएंगे r। अब उसके बाद इधर का कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे देखिए जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ पे रहता है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द इंक्लाइंड प्लेन ऑन विच द बॉडी इज केप्ट एंड इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे हो और जस्ट बिगिंस टू स्लाइड की कंडीशन में हो, उस समय पर जितना एंगल ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी के स्लाइड होने की कंडीशन पर जितना एंगल यहाँ से बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। जितना एंगल ये होता है उतना एंगल यहाँ पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पर इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, जैसा कि हम लॉज ऑफ मोशन में कुछ प्रॉब्लम्स में किए थे। ठीक है, तो अब इधर का जब ये निकालेंगे तो mg cos अल्फा आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ले लेंगे। अगर मैं इसको O कहूँ और A कहूँ, B कहूँ और इसे C कहूँ, तो जब ट्रायंगल OAB में करेंगे तो cos अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब OA अपॉन क्या, OB। तो यहाँ पर cos अल्फा इक्वल्स टू कितना, OA आपका फाइंड आउट करना था कि ये वाली इधर का फोर्स कितना आएगा, और हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में mg है, तो आपने ये लिखा, तो OA कितना आ जाएगा, mg cos अल्फा। तो ये आपने दिखा दिया कि जो OA वाली साइड है वो mg cos अल्फा को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे अगर ये देखें ध्यान से, ये और ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये एंगल अल्फा हो गया। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जब आप ट्रायंगल OBC में बात करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन अल्फा अप्लाई करोगे, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OC अपॉन हाइपोटेनियस mg। तो OC कितना आ जाएगा, mg cos अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ इस साइड इसको क्या बोल देंगे, mg साइन अल्फा। मतलब ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो mg साइन अल्फा हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा, mg cos अल्फा हो जाएगा। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है वही आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब बॉडीज पर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड की कंडीशन में हो। ठीक है, अब आप जानते हैं जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर काम करेगा ना, Fs। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर काम करेगा। अब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर काम करेगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे इक्वेट करना है। ठीक, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम R इक्वल्स टू mg cos अल्फा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, R इक्वल्स टू mg cos अल्फा। और उसके बाद क्या, जब ये स्लाइड करेगा, ध्यान रहे स्लाइड कर रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं है कि ये एक्सीलरेशन से, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन दिखाया जाए। तो इस इधर का जब ये स्लाइड किया तो स्लाइड किस कंडीशन में करेगा, स्लाइड उसी कंडीशन में करेगा जब Fs इक्वल्स टू F हो, तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे Fs इज लेस देन F हो। स्टैटिक फ्रिक्शन जब क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, वो स्लाइड करना शुरू करेगा। जब स्लाइड करेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब ये बॉडी स्लाइड करेगी तो स्लाइड कब करेगी, जब Fs और mg साइन अल्फा बराबर हो। अगर Fs यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और mg साइन अल्फा बराबर नहीं होंगे तब ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ Fs इक्वल्स टू यानी कि लेस हो या इक्वल्स टू हो, Fs इज लेस देन इक्वल्स टू F। ठीक,
तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। जब ये करेंगे, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 कितना मिल जाएगा, एफ एस अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा ये एम जी साइन अल्फ़ा अपॉन एम जी कॉस अल्फ़ा। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, कितना बचा, एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, ठीक है। अब आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू एस, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 एंड ये क्वेश्चन 4, ये आप जानते हैं। मतलब क्या निकल गया है यहाँ से कि म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, और उससे पहले आपने क्या निकाला था, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बराबर मिल जाएंगे। यहाँ से भी आपको ये बात मिल सकती है, यहाँ से भी आपको ये बात मिल जाएगी ना, एफ एस अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू एस, तो म्यू एस इक्वल्स टू कितना, टेन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा एंड म्यू एस इक्वल्स टू आपका टेन थीटा था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब क्या है, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्या है, म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा, इससे पहले वाले में आपने प्रूव किया। मतलब क्या कि अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये हमें क्या मिलते हैं, बराबर मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से